Today we are going to discuss about the new education policy 2020 NEP, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पूरे सेशन में. ठीक है, मैं एक बार चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, और जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, ताकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आज ये डिस्कशन या जो सेशन है, वेबिनार है, इट इज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि उसमें है क्या, एनईपी 2020 में है क्या, और कैसे स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या टाइम बाउंडेशन रहेगी, एंड ऑल. ओके, मैं आप सबसे इससे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने वीडियोस वगैरह आप ऑफ रखिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. राइट, थैंक यू फॉर ओबेइंग मी बेटा. You can watch this on YouTube live also. Basically we are showcasing over there also on YouTube. So अब जो भी यहाँ पर join नहीं कर पा रहे वो YouTube पे आ जाएंगे. So that will be far better for all of us. We can start with the process, I think, sir. हाँ, recording has started. Yes. Okay, thank you Vineet sir. के कस्तूरी रंगन एक इंडिया के काफी फेमस एजुकेशनिस्ट भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं. मुझे उनकी बात याद आती है, उनकी एक इंसिडेंट याद आता है लाइफ का. एक सेकंड सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन ऑल ऑफ यू. ये शायद लाइव जा नहीं रहा है यहाँ पर, तो हमें एक बार शायद वापस बात कर लेनी चाहिए. एक बार कंफर्म कर लीजिए सर्विस से. हाँ जी. बच्चा है जो 6 साल से लेकर के 14 साल का है, उसके लिए उसका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन. राइट, आफ्टर दैट मींस आफ्टर 34 years ऑफ गैप वी आर हैविंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि टोटल ड्रास्टिकल चेंज लाती है अपने एजुकेशन पॉलिसी में. मैं यहाँ पे ये एक छोटी सी इंसिडेंट से स्टार्ट करूंगा. एक हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया के कस्तूरी रंगन, नाम आप सभी ने शायद सुना होगा उनका. वो एक दिन अपने बच्चे को लेके, अपने बेटे को लेके अपने विलेज में गए, तो वहां पे एक कुछ लोग किसी जानवर को खींच के लेके जा रहे थे. तो उसने पूछा, पापा ये क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? तो उन्होंने कहा, ये इसको कसाई के पास लेके जा रहे हैं बेटा, इसलिए बच्चा जो है वो डरा हुआ सा है, ये जो जानवर है, सॉरी, ये डरा हुआ सा है. तो उस बच्चे ने बड़े मासूमियत से बोला, अच्छा, मैंने सोचा इसको स्कूल लेके जा रहे हैं. तो आप देखें कि बच्चों में, छोटे बच्चों में स्कूल का ये जो फियर, ये जो एंजाइटी, ये जो थोड़ा सा डर है, वो चीज निकले. और एजुकेशन इज मेंट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट मेंट फॉर एजुकेशन. इस चीज को एम्फसाइज करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फ्रेमवर्क हमारे सामने है. ठीक है सर. सो एनईपी में सबसे पहले जो है वो एम्फसाइज है क्वालिटी एजुकेशन पे. It is not accessibility, it is not on equality. Of course, ये तो पिछली भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हैं उनमें भी था, लेकिन इस बार जो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, वो है क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया. हाँ, ओके, थैंक यू सर. मतलब आपने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया. टू स्टार्ट विद द थिंग कि बेसिकली नेशनल एजुकेशन क्या है. अब अगर हम नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर हमें इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि विजन क्या है नेशनल एजुकेशन का, हम लाया क्यों जा रहा है उसको. हाँ जी. तो हम अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर हम अभी देखें अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरा, तो हम पाएंगे कि वो एक इक्विटी या फिर इक्विटेबल नहीं है और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवा रहा हमारे को. ठीक है, तो जो सोसाइटी है उसको अगर हमें वो वाइब्रेंट नॉलेज देना है और जो भी एजुकेशन है उसको इक्वालिटी बेसिस पे लेके आना है, तो हमें एक नए एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है. दूसरा जो मेन इसका रीजन है वो ये है कि हम अगर अपनी किताब उठा के देखते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग, हम मुगल्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, हम और किसी कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे. बट नाउ अब हम देखेंगे कि स्लोली बट ग्रेजुअली जो एक चेंज आएगा वो ये आएगा कि हम नेशनल हीरोज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो बॉन्डिंग है, जो अलग अलग रिलीजन है उनकी जो बॉन्डिंग है, जो बेसिकली कंट्री की हमारी जो वैल्यू है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड वी आर गोइंग टू हैव अ रियल गुड अवेयरनेस अबाउट ऑल द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया. एंड यू थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, अब आपने एक कहानी सुनाई तो मैं भी यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हम जब बच्चों से मिलते हैं और बात करते हैं, हर बच्चे की अपनी एक कला के अंदर या स्किल के अंदर उसका एक अपना एक बहुत प्यारा सा पार्ट होता है. बिल्कुल सही है, ठीक है. लेकिन सर क्या होता है कि बिकॉज हम सिलेबस के लिए भाग रहे होते हैं, हम उसको निकाल ही नहीं पाते.
तो जैसा कि इन्होंने कहा है सीबीएसई और एनसीईआरटी ये कह रही है कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हम जो किताबें लेके आएंगे उसके अंदर हम सिलेबस को थोड़ा कम कर देंगे एंड सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं जो पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज हम उस पे लेके रहेंगे। तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा कि अब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, हम सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो अब हम स्किल्स पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो 3 चीजें हैं उसके लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, ये बेसिक विजन है इसका। तो सर नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके फाइन सर। So the aim and objective of the national education policy is the overall development of a child for and preparing him for the challenges and the hardships he is going or she is going to face in her life. बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन एजुकेशन जो है वो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए, ऐसा करने की इच्छा रखती है गवर्नमेंट। हाँ, तो अब सर हम लोग अब आगे बढ़े तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर आपकी अभी बच्ची शायद क्लास 1 में या यूकेजी में है? यूकेजी में, यूकेजी में है। मेरा बच्चा क्लास 1 में है। तो हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू ये बेसिकली कह रहे हैं कि पहले जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसमें हम लोग इसको नहीं डाल रहे थे कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी इज नॉट कंपल्सन, आप क्लास 1 से भी एडमिशन करा सकते हो, आप क्लास 3 से भी एडमिशन करा सकते हो। पर यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि एक यूनिवर्सल एक्सेस बनाया जाए जिसके अंदर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और बाल वाटिका क्रिएट करके हम उसको भी इंक्लूड करें उसके अंदर। तो एक फाउंडेशनल लर्निंग क्रिएट होगी 3 से लेकर 6 साल तक में, जिसके अंदर बच्चा जो है बहुत अच्छा से स्किल्स सीख रहा होगा और फिर जो आगे का पार्ट होगा 6 to 8 में वो फर्स्ट और सेकंड में जाएगा। तो वो प्राइमरी स्कूल का जो पहला पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले वे मेथड में करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर को एक यूनिवर्सल एक्सेस बनाने का तरीका है कि हर जगह पर, हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर जिले के अंदर हम एक बेसिक पैटर्न में जाएं जिससे डिफरेंशिएशन जो बहुत बड़ा है, अगर आप बिहार के किसी गांव में जाओगे और आप साउथ साइड में किसी गांव में जाओगे तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा नजर आएगा। उस डिफरेंशिएशन को कम करने के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेस बनाया जा रहा है। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस सर? नहीं सर, बिल्कुल सही है आपकी बात कि द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 6 years, but it will start from 3 years and onwards. जैसा कि अपन देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे प्ले वे ग्रुप होता है, फिर अपने पास किंडरगार्टन होता है, उसकी भी एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी वगैरह होती हैं। ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन नाउ. This is the first time in India that all these classes, all these 3 years are also included in the formal education. It was not a part of formal education. Formal education start होती थी फर्स्ट क्लास से, यानी कि अगर बच्चा चाहे तो सीधा स्कूल में जाए और सीधा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले ले। लेकिन अब जो सिस्टम है वो ये है कि 3 years of a child, जो 3 साल का बच्चा है वो 3 मतलब वो नर्सरी में एडमिशन ले सकता है या केजी में एडमिशन ले सकता है, फिर एलकेजी, यूकेजी, ये 3 साल जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी इंक्लूड होगी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब ये सारी क्लासेस होंगी, चाहे वो आंगनबाड़ी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पूरा जो चेंज हो गया है सिस्टम, वो 10+2 नहीं रहा है ना। अब इसका मतलब हो गया कि सिस्टम अब हमें चेंज करना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से। तो अब बेसिक हम आ गए उस जगह पर जहां पर बेसिकली जहां पर जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे जूम पे हो, कि उनका बेसिक एम होगा कि चिल्ड्रन सीखेगा कैसे, लर्न कैसे करेगा उनका बच्चा या हमारा बच्चा जो भी अभी स्कूल जा रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और पता करते हैं कि बच्चा सीखेगा कैसे। ये पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है सर, आप समझाएंगे इस पे थोड़ा? बिल्कुल सर, विनीत सर, हम सब जो है 10+2 फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं। 10 years हमने स्कूल में पढ़ाई की, यानी फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक, और 11th 12th तो 10+2 कहेंगे। 10 years फॉर टिल 10th क्लास एंड +2 फॉर 11th एंड 12th। ये 10+2 वाला सिस्टम जो है वो पूरा ड्रास्टिकल चेंज है और यही हमें समझना है अच्छी तरह से आज की डेट में कि ये हो जाएगा 5+3+3+4। Again, I'm repeating it. It is 5+3+3+4. And what do we mean by 5 year? 5 years of fundamental stage of learning. That means केवल बच्चे को स्कूल आना है, मौज मस्ती करनी है, खेलना कूदना है, डांस करना है, गाना गाना है,
कलर्स करने हैं, पेंटिंग करनी है, मिट्टी से खेलना है, जो करना है वो सब जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ फंडामेंटल और स्टेज उसी में में जाएगा। शायद मेरे ख्याल से इसी के थ्रू हम उसको सिखा भी रहे होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे, जैसे बिल्कुल 1 2 3 4 टेबल हो गया, एबीसीडी हो गया, वो इसी के थ्रू पढ़ाएंगे हम। बिल्कुल मतलब वी विल स्टार्ट विद हाउ अ चाइल्ड शुड like how he is going to paint या जिसे कहते हैं ना होल्डिंग अ पेंसिल इन हिज इन हिज हैंड, ये सब चीजें जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। आप याद कीजिए जब हमने अपने बच्चे को एडमिशन करवाया था तो शायद मेरे ख्याल से टीचर ने सबसे पहले यहाँ वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले ने सबसे पहले पूछा था कि इसको कुछ आता है क्या, आपने इसको एबीसीडी लिखना सिखाया है क्या, इसको आपने पेंसिल पकड़ना सिखाया है या कुछ लिख लेता है क्या ये बच्चा। तो अब ये पार्ट भी स्कूल में ही स्टार्ट होगा, यानी कि घर पे एक तरह से जब 3 साल का बच्चा बोलना सीखना उठना बैठना सीख जाता है तो उसके बाद में उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी स्कूल में स्टार्ट होंगी। इस फर्स्ट 5 इयर्स में जो फाउंडेशनल या यूं कह लीजिए जिसे हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहेंगे, इन 5 सालों में उस बच्चे का कोई फॉर्मल टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है बल्कि एग्जाम ही नहीं है। मतलब बच्चे को आना है, मौज मस्ती करनी है और घर चले जाना है। नहीं बस स्कूल फिर क्या आगे कैसे बढ़ाएगा, वो कोई एग्जाम नहीं लेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर? नहीं, कोई एग्जाम नहीं है सर, यही तो बात है। नहीं मतलब कोई तो होगा ना कि उसको इस क्लास 1 से अगर क्लास 2 में जाना है तो कुछ तो होना चाहिए वहां पर, ऐसा कुछ सर ऐसा कुछ, वही तो बात है ना कि बच्चे को ना पास है ना वो फेल है, मतलब पास है कहां से, he will be promoted to next class, स्किल्स की टेस्टिंग, स्किल की टेस्टिंग है बस, ठीक है ना। एंड इट विल बी आउटलेट, इट विल बी शोन टू द पेरेंट्स कि भाई उसने क्या सीखा साल भर में, उसने रंग जैसे अगर मान लीजिए कलर पेंटिंग नहीं करनी सीखी तो वो कितना उस बाउंड्री के अंदर ही अपने पेन को संभाल पाता है, वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाता है। इस टाइप की जो होल्डिंग जैसे कहते हैं ना अपन control and coordination of the hand, so control and coordination of hands and movements and all, जैसे अब डांसिंग है सर तो वो रिदम पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है, या अगर वो सिंगिंग कर रहा है तो वो उस चीज को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें जो है सर यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अब अगर मैं एज पीटीएम अपने यजस के लिए जाता हूँ तो मेरे को टीचर के कंप्लेंट्स नहीं सुनने पड़ेंगे, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि हाँ बच्चे ने ये अच्छी चीज सीखी है और वो बकायदा मेरे को दिखा रहे होंगे, देखो सर आपके बच्चे ने ये किया है और ये किया है बेसिकली, राइट? बिल्कुल सही है। आपको शिकायत नहीं सुनने की पड़ेगी बल्कि आपको टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है कि सर इसका म्यूजिक वाला पार्ट बहुत अच्छा है या ही इज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग देन रादर डूइंग पेंटिंग एंड ऑल। सो फर्स्ट 5 इयर्स नो एग्जाम, nothing, just multiple level of studying, प्लेवे मेथड से पढ़ाना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और कोई एग्जाम नहीं फर्स्ट 5 इयर्स, जिसमें एलकेजी यूकेजी केजी फर्स्ट और सेकेंड ईयर यानी कि 5 इयर्स ऑफ फंडामेंटल जो एजुकेशन है वो। फिर अपन आते हैं सर टू द नेक्स्ट द सेकेंड लेवल, यानी कि हमारी क्लास हो गई 3rd 4th और 5th। इसको उन्होंने कहा कि ये अब जो है प्रिपरेटरी स्टेज होगी, यानी कि ये हो गया प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली प्यार से बच्चे को एग्जाम का इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा कि बेटा एग्जाम भी देने होते हैं, बट इन अ प्ले वे मैनर ओनली, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है इस सब का। और आप देखें जो रेशो है वो 1:30 का है, यानी एक टीचर जो है वो 30 स्टूडेंट से ज्यादा की स्ट्रेंथ एक क्लास में नहीं होगी। मतलब पहले 40 था, अब 30 हो गया, राइट। इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30 ओनली फॉर प्राइमरी एंड फंडामेंटल, राइट। सो आफ्टर दिस प्रिपरेटरी प्राइमरी स्कूल, जिसमें जो है उसको मदर टंग में जो है एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज अच्छी तरह से मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इस पे बवाल भी मचा था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो क्या करेंगे ये वैसे करके। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इवन जो गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी एक नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, मदर टंग में उसको एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन जहां पे अपन कहें कि जो बच्चा है वो एक्टिविटीज से सीखे, पोएम्स उसको लर्न कराई जाए, उसको टेबल लर्न कराया जाए और इस टाइप की एक्टिविटीज कराई जाए, और धीरे से प्यार से उसको एग्जामिनेशन जो है वो एक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एक लेवल तक कि बेटा ये पेपर या ये एग्जाम आपका होगा, लेकिन रटन जो है ना रोटन जो रोट लर्निंग नहीं होगी। हाँ, रोट लर्निंग नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी एक्टिविटी बेस्ड और स्टोरी टेलिंग मैनर में हम पढ़ाएंगे कि अगर आपको 1 2 3 4 भी सीखना है तो देखो बेटा ऐसे स्टोरी टेलिंग में हम आपको करा सकते हैं, या फिर ये चैप्टर भी करना है तो स्टोरी टेलिंग मैनर में हम उसके अंदर इनकलकेट कर रहे होंगे अच्छे हैबिट्स भी, डिसिप्लिन भी, मैनर्स भी एंड ऑल, एंड एथिक्स एंड ऑल, राइट, करेक्ट है ना। सो दिस इज द एज ग्रुप, दिस वाज द एज ग्रुप फ्रॉम 8 to 11 years,
अब क्लास 11 साल, हाँ, टिल 5th स्टैंडर्ड। ओके, फिर आता है अपना मिडिल स्कूल। इसमें कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं है। किस मामले में? जैसा अपन पहले पढ़ते थे, मैथ्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो साइंस वगैरह, वो सब जो है वो वैसे की वैसे ही है। एक थर्ड लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़नी है, वो हम पढ़ते ही थे। आपको याद होगा 6, 7, 8 में हम अभी अभी चलते ही हैं, जो हम पढ़ाते हैं, संस्कृत थर्ड लैंग्वेज है अपनी, वो अपन पढ़ाते हैं। ये सब कुछ है। तो नया क्या है? नया है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग, हाँ, तो अब हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर बात करेंगे तो वो है क्या? वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि जितने भी आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा करियर चॉइसेस जो डेवलप होने वाले हैं, हम सब देख रहे हैं कि 2020 के अंदर एक जो सबसे बड़ा बिगेस्ट चेंज आया है, वो हम सब ने महसूस किया है कि सडनली जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम सबको उसको हाथों हाथ लेना पड़ा है, हम सबको उसके साथ अपनी लाइफ के अंदर उसको पार्ट बनाना पड़ा है उसको। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि द टाइम विच इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 5 to 7 years, वहां पर एक जो चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस जो आज अवेलेबल हैं, हो सकता है वो अवेलेबल ही ना हो। तो जब वो अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या अवेलेबल होगा? ऑब्वियसली नए करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो अब जो मिडिल स्टेज है, वहां पर हम लोग एक्सपीरियंस बंदों को अपने स्कूल में बुलाएंगे 10 दिन के लिए। साल भर के अंदर उन्होंने एक नियम बनाया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनईपी के थ्रू, कि आप उनको बुलाकर उनका एक्सपीरियंस बच्चों को दिखाओगे और सिखाओगे उनको कि देखो बेटा कैसे काम होता है। वो चाहे डिजाइनिंग में हो, वो चाहे आपके गार्डनिंग में हो, वो चाहे आपके वुडन रिलेटेड कोई भी चीज हो, कारपेंटर का काम हो सकता है, प्लम्बर का काम हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन का काम हो सकता है। सर, आज की डेट में आप खुद ही देखें ना, अभी गर्मी आने वाली है, मुझे सबसे पहले जो काम घर में याद आता है वही आता है कि यार एसी की टाइम भी सर्विस करा ली जाए, क्योंकि जैसे ही ऑन करने का टाइम आएगा तो एसी वाले जो मैकेनिक्स हैं वो मिलेंगे नहीं। एंड सर द वर्स्ट पार्ट इज कि आप आज कॉल करो 3 दिन बाद वापस करो, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं। सही है, हम सबसे ज्यादा बिजी होने लग गए हैं वो आजकल। तो बेसिकली बात ये है कि आने वाले टाइम के अंदर जो बहुत सारी चीजें नई खुलने वाली है, जैसे आप कह लो कि अभी अभी कोडिंग के बारे में बहुत सारी बातें होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कंप्यूटर कोडिंग। अगर आप क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग समझा रहे हो, क्लास 6 से बच्चे को, जिस बच्चे को बड़े होकर इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, जिसको मास कम्युनिकेशन में जाना है, अगर उसको आप क्लास 6 से उस तरफ के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर दोगे, तो सोचो वो किस लेवल पर जाकर पहुंच जाएगा। सर, इस पे मेरे को एक बात याद आती है कि अगर आपने जो वर्ल्ड का भी नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिनलैंड का। फिनलैंड का है, बिल्कुल सही है सर। सर, इट इज बेसिकली ऑन दैट प्रोसेस ओनली। वहां पर ऐसे ही होता है कि अगर आपको ये बनना है तो आप इसी की पढ़ाई करो ना, इसी में आप एक्सेल हासिल करो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सर, ये मिडिल स्टेज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर साइंसेज, मैथमेटिकल, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर जोर दिया जाएगा, और आपको जो करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे विद द सेकेंडरी स्टेज, जो कि 9 to 12 का है। तो सर, इसमें क्या थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट, अपन रिपोर्ट कार्ड की भी बात करेंगे, थोड़ी सी देर बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन अब आते हैं जो मेन सेकेंडरी स्टेज है उस पे। फाइनली स्कूल एजुकेशन खत्म होगी, लास्ट 4 इयर्स का जो +4 लास्ट स्टेज है उस पे आते हैं। 5+3+3 की अपन ने बात कर ली, लास्ट +4 जो है वो रह गया अब अपना। फाइनली in class 9th, the student will be able to select the subjects he is going to opt in higher studies. What does it mean? Subjects he is going to select. That means he is not going to select the stream. तो जो अपन आपस में बात करते हैं, मैं पेरेंट्स से स्पेशली बात करना चाहूंगा इस समय। हम बात करते हैं कि अच्छा आपके पास क्या था, आपने साइंस ली थी, आपने आर्ट्स ली थी, आपने कॉमर्स ली थी, अच्छा आपने 12th तक साइंस ली थी, उसके बाद में आप आर्ट्स में आ गए थे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले लिए थे आपने, या ऐसा कुछ। वो अब नहीं होगा, यानी कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया। अब स्टूडेंट अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकता है क्लास 9th में ही, यानी जिसमें भी उसको इंटरेस्ट हो वो। और वो इट कैन बी अ वियर्ड कॉम्बिनेशन। टुडे वी आर सेइंग, आई एम यूजिंग द वर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट after some time, after some years, I will not be using this word, क्योंकि आज की मुझे बड़ा डेट में बड़ा अजीब लगता है, बायो के साथ में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के साथ में तुमने फाइन आर्ट्स ली है। और फाइन आर्ट्स तो बेटा बहुत इजी सा सब्जेक्ट होता है, किसी काम का ही नहीं होता ये वो ऐसे करके। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये दिया गया है कि आप कितना भी वियर्ड कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो वो आप ले सकते हो, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। और स्ट्रीम है ही नहीं तो आप केवल कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट, जैसे आप मान लीजिए यू आर वेरी गुड एट सिंगिंग, तो आप म्यूजिक लीजिए, साथ में आप अगर इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो आप मेडिकल भी ले लीजिए, तो बायोलॉजी के साथ म्यूजिक,
चलेगा, कोई बात नहीं। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू मैं रोकना चाहूंगा, जनरली क्या होता है ना कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छा गाते भी हैं, तो अगर उनको आप सिंगिंग दे रहे हो तो उनके लिए 2 प्रोफेशन खुल रहे हैं rather than opening one profession only for them. करेक्ट तो करेक्ट। उनका हॉबी भी कहीं पे यूज आ रही है हमारे लिए। होता है सर, कई बार अपन किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं और कोई गाना गा रहा होता है, अपन कहते हैं क्या है ये, तो कहता है ही इज अ वेरी फेमस सर्जन। सो हमें कहा सर्जन और इतना अच्छा गाना गा रहा है, लाइक तो हम वी यूज्ड टू गेट सरप्राइज, अच्छा ये भी होता है। तो मल्टी फैसिनेटेड पर्सनालिटीज अगर है, मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटीज का दौर आने वाला है आने वाले टाइम में। बिल्कुल। और अपन हम देख रहे हैं पेरेंट्स को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि जो मल्टी फैसिनेटेड पर्सनालिटीज हैं वही आज की डेट में सक्सेसफुल भी हैं, है ना। सो instead of having arts, science and commerce, we will be having variety and multiple choices of subjects। और कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है कि ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का, ये साइंस का है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मल्टीपल सब्जेक्ट का वो सिलेक्शन है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। 9th एंड ऑनवर्ड सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, दैट मींस 10th का बोर्ड एग्जाम तो होगा ही नहीं आपके आपसे, और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा, सिंपल सीधा एक बोर्ड एग्जाम 12th का, वो भी एक नहीं, उसमें भी चॉइस, अगर आप उसके मतलब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उनमें से जो बेस्ट है वो रख सकते हो। ये इसलिए है क्योंकि रिड्यूस करना चाहिए हमें एंजाइटी और बर्डन स्टूडेंट्स का। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम से पहले 2 दिन पहले बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, उसके घर में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, उसके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल खराब हो गए और उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा आगे कॉलेजेस में, जबकि he was throughout the year he was hard working and he was performing very well in his exams, but at the last moment something went wrong suppose, तो वो गया, उसका साल खराब हो जाता है। तो इस अब क्या है, बोर्ड एग्जाम्स भी 12th में 2 बार होंगे, दोनों में से जो वो बेस्ट रखना चाहे अपने एकेडमिक से मतलब रिजल्ट के लिए, वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। सो सेमेस्टर वाइज एग्जाम 11th 9th एंड ऑनवर्ड्स, ताकि एक सर कुछ बच्चों में आपने देखा होगा अगर मार्च में एग्जाम है तो दे विल स्टार्टिंग इन जनवरी। हाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा ना, अब उनको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो राइट। अब वही बात होगी कि बच्चे को पूरी किताब प्रॉपर्ली थॉरो करना पड़ रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्स होंगे, राइट। आपके स्किल्स पे बात होगी, आपके कॉन्सेप्ट पे बात होगी कि आपने अगर ये पढ़ा है तो आपको ये समझ आना चाहिए। फिजिक्स के अंदर अगर आपने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो आपसे हम पीछे के क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहे, अब हम पूछेंगे सपोज करो इस बल्ब को यहाँ लगाना, ये करना, तो इसका पूरा प्रोसेस बताओ आप, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पूरा क्लैरिटी। थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाता हूँ इस बात में कि वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के हम जोड़ देंगे, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी, एग्जाम्स में भी 9th एंड ऑनवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग में जोड़ होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बल्ब ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, अगर टेक्निकली कहूं तो, अगर हम उल्टा जोड़ते हैं तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा या बल्ब और अच्छा ब्राइट होगा या डल लाइट आएगी उससे। तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पे, जैसे सिंपल सी बात है, एक हिस्ट्री की चलो बात करते हैं कि गांधी जी ने नमक आंदोलन किया, नहीं करते तो गांधी जी नरम दल के थे, गरम दल के होते तो। हाँ, तो ये क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल आप अपना थिंकिंग बताओ, आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है, राइट। इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, ये हमारे टाइम पे भी होना चाहिए सर। सर बड़ी मुश्किल से पास हुए 10+2 सिस्टम भी ठीक था सर। देखिए अगला जो स्लाइड है यहाँ पर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो लर्निंग का है फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुली मेड स्लाइड, इसके अंदर आप प्रॉपर्ली देख रहे होंगे, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं, जो भी साइंस का टीचर जो भी सुन रहे होंगे मुझे, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बाद में जरूर बताइएगा। जनरली हम मानते हैं कि हमारे जो ब्रेन का सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है कि ब्रेन के अंदर एक एक छोटे छोटे पार्ट बनाए हुए हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जैसे लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को मेंटेन कर रहा है, और राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन को समझकर उसके हिसाब से चीजें बताई गई है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप एक ब्रेन का प्रॉपर आउटलुक देखें, तो ब्रेन का प्रॉपर आउटलुक कहता है कि आप सिर्फ लर्निंग प्रोसेस पे कैसे पूरा का पूरा ईयर या पूरे के पूरे स्कूलिंग ईयर्स को निकाल सकते हो, जबकि ब्रेन के पास तो बहुत कुछ है करने को। तो इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है एनईपी के थ्रू, जो कि आने वाला है फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर, जिसके अंदर है हम क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे। हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि सवाल मत करो, हम बच्चे को कहेंगे सवाल करो। वाई जो है आपका होना चाहिए, WHY का जो क्वेश्चन है वो जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। और फिर उस सवाल का जवाब हम पूरा नहीं देंगे, हम कहेंगे हमने आपको यहां तक बता दिया, अब आप बताओ कि ये जो प्रॉब्लम आया, अगर आपका दिमाग काम कर रहा होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई सर कि बच्चा जो है वो एक प्रॉपर ग्रोथ ले रहा होगा, और वो घर में जाके जब अपनी मम्मी से बात करेगा या मम्मी पापा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे तो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। रीजन बीइंग कि उसने वो सारी चीजें
सीखिए। तो सर आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड म्यूजिक का एक पार्ट है, हमारा क्रिएटिव थिंकिंग का, हमारे आर्ट्स की तरफ जो झुकाव होता है, एक्सप्रेशन का, उस पार्ट को भी हम लेके आएंगे। हम जो नेचर को भूलते जा रहे हैं स्कूल के अंदर, आप देखोगे कि हम नेचर से जाके बात ही नहीं करते। अब वो पार्ट को भी हम डेवलप करेंगे कि बच्चा नेचर को इम्पोर्टेंस दे। अभी थोड़े दिन पहले सर आपको भी पता होगा, 3-4 दिन पहले वो ग्लेशियर टूट के गिर गया, वो उत्तराखंड के अंदर, तो दैट वाज सच अ बिग इवेंट। अब हम उसके बारे में जनरली बात ही नहीं कर रहे घरों में, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। और वो हुआ क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बिल्कुल। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें सिर्फ ये बताया जा रहा था, देखो बेटा पैसे कमाने हैं, देखो बेटा ये करना है, देखो बेटा सक्सेस है। अगर हमें बचपन से बताया जाता कि नेचर इज इंपॉर्टेंट, नेचर रहेगा तब तो हम रहेंगे। तो वो रिलेशन जो है नेचर के साथ, वो हमें बताए जाएंगे, हमारे को कलर्स के बारे में बताया जाएगा। डिस्कवरी किसे कहते हैं? इंडिया का जनरली हम कहते हैं, हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो इंडिया में डिस्कवरी बहुत कम होती है। अब हम, और जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं कि ये सब हमने डिस्कवर किया। तो वापस उस पार्ट को निकाल के लाने के लिए कि बेटा सिर्फ रोड लर्निंग मत करो, आप डिस्कवरी करो, आप साइंटिस्ट बनो, आप इकोनॉमिस्ट बनो, रिसर्चर्स बनो। तो उस पार्ट को लाने के लिए अब हम लोग उस पर भी जाएंगे, टीम वर्क को भी। अब देखिए सर, अभी आप जब बताओगे ना इसके बारे में, क्या बोलते हो, रिपोर्ट कार्ड के बारे में, तो वहां पर टीम वर्क और कोलैबोरेशन की चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप उसको लेके चलिएगा, मैं अभी उसको पूरा का पूरा नहीं बता रहा। और एक लास्ट पार्ट आप यहाँ पर देखिएगा, एटिकेट, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है IQ, एक होता है EQ। इमोशनल क्वोशेंट जो होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हमने देखा है 9-10 में कई बार बच्चे आते हैं, वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शाउट कर रहे होते हैं, बहुत गुस्सा भरा होता है उनमें। आप अगर उसको बैक ट्रैक करोगे तो वहां पे आपको उसका रीजन मिलेगा कि एक इमोशनल क्वोशेंट जो है ना, वो कहीं पर कमी रह गई थी। तो जब हम बचपन से इस पे काम कर रहे होंगे तो शायद वो जो गुस्सा आने लग गया आजकल बच्चों में, जो गुस्सा बहुत ज्यादा होने लग गया है, वो धीरे धीरे वापस कम हो जाएगा, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया। राइट सर। सर एजुकेशन की तो देखो, मैंने जैसे आपसे कहा कि सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में आएगा, एंटर करेगा, और उसको पता है मैं केवल खेलने के लिए जा रहा हूँ, केवल एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली हैप्पीली ही विल कम टू स्कूल, राइट। और जब ये प्रोसेस पूरी चलेगी उसकी एजुकेशन पॉलिसी से अकॉर्डिंग, तो बाय द एंड ऑफ द स्कूलिंग इयर्स वो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट भी होगा, इमोशनली स्ट्रांग भी होगा, एथिकली भी होगा, और नेचर से जुड़ा हुआ होगा। एकदम राइट सर। और इसमें एक पार्ट जो बहुत क्लियर करते हैं हम लोग कि कभी आपने साइकिल चलाना सिखाया होगा किसी को, या फिर आगे आप सिखाओगे, तो यहाँ पे जो इमोशनल डेवलपमेंट और बिहेवियर और एटिकेट और हम जो प्ले बेस्ड लर्निंग की बात करें, वो ये कि हम जब साइकिल चलाना सिखाते हैं तो हम बच्चे को क्या बोल रहे होते हैं? बेटा मैंने पकड़ा हुआ, और हम पहले दोनों हाथ से पकड़ के उसको सिखा रहे होते हैं, फिर हम पीछे से पकड़ते हैं, फिर हम उसको ये एहसास दिलाते हैं हमने पकड़ा हुआ, और अचानक से छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर मेथड है कोई भी चीज सिखाने का। तो अब जो NEP आई है वो यही कह रही है कि आप बचपन से ऐसे स्टार्ट करो कि तुमने पकड़ा हुआ है, तुमने संभाला हुआ है। It's a part of your life. Education is meant for you. You are not meant for education. Right, correct. बहुत सही बोला सर आपने, एक ही लाइन में पूरा डिटेल कर दिया इसको। थैंक्स सर। अब नेक्स्ट स्लाइड में चले हम। हाँ जी बिल्कुल सर। ओके सर, ये अब हम लोग करिकुलम की तरफ जा रहे हैं। क्या इससे पहले आप रिजल्ट सिनेरियो बताना चाहोगे कि करिकुलम के? मैं बता दूंगा सर, करिकुलम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, आ जाइए सर। हाँ जी। तो अब हम लोग करिकुलम को स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली हम लोग जो आउटकम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कॉम्पिटेंसीज के बारे में, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के बारे में ये स्लाइड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। इसका मतलब क्या है कि CBSE, NCERT और जो सारे स्कूल्स हैं वो एक मॉड्यूल प्रिपेयर करेंगे, और जो पेडागोगिकल प्लान्स हैं, जो भी प्लान्स अभी हमने आपको दिखाया है, उसके बेस पर कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन बनाएंगे और स्कूल लीडर्स को क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो एग्जाम्स हो, जो भी स्कूल अपने लेवल पर लेगा बढ़ाने के लिए, एक बच्चे को 1st से 2 में ला रहा है, 2nd से 3rd में ला रहा है, 3rd से 4th में आ रहा है, तो वो कैसे बढ़ा रहा है और उसके लिए हमने क्या क्या चीजें करी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई हार्डकोर डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी तक क्या होता था, ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये करिकुलर है, ये इसमें आ रहा है, ये सब्जेक्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्कूल लेता हूँ, स्कूल के अंदर मुझे डिबेट कराने होते हैं, तो कई बार मेरे और किसी ना किसी टीचर के बीच में या किसी के बीच में एक डिबेट ही हो जाता है कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाना है। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है, क्या ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे का, कि उसके अंदर एक स्किल आए, डिबेटिंग स्किल आए, बाहर जाए, तब वो बड़े आराम से लोगों से बात का दायरा बदले, उसके सोचने का दायरा बदले। और तो
अब यहाँ पर वो चीज हमारे बहुत क्लियर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स भी इंटीग्रेट होंगे, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोगी होगी, तो हम बहुत मैंने अच्छे कहा से ना, समझा जैसे कि पाएंगे। सर रिपोर्ट कार्ड में भी स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, ये स्पोर्ट्स, आर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, विल बी गिवन द सेम वेटेज। कोई कम या ज्यादा नहीं है कि ये फाइन आर्ट्स है या बेटा फिजिकल एजुकेशन ही तो है, क्या है, कोई बात नहीं, इसमें तो सबके मार्क्स आते हैं, ये तो बेकार सा बेटा है। कई बार आपने देखो, अगर पेरेंट्स भी हमारे सामने बोल देते हैं कि सर इसका क्या करना है, ये तो सर ऐसे बेकार सा सब्जेक्ट होता है। तो बेकार सा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता सर, वो वाली बात है। तो इट हैज बीन गिवन इक्वल वेटेज। सर यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, शायद किसी ने ना वो एमबीए के और इन सब के जो इंटरव्यूज होते हैं, वो अगर आप कभी हम लोग जाके अटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ भी बेकार नहीं होता। वो कहाँ से नहीं उठा के वो पूछ लेते हैं, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल पर नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम होनी है। ठीक है सर। अब डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर की जो अभी हमने बात करी कि एक तो टेम्पर डेवलप करने की बहुत जरूरत है, बहुत गुस्सा आने लगा है, हम सबको भी आता है और उनको भी, बच्चों के अंदर एक प्रेशर है ना सर, बुक्स का प्रेशर है, सिलेबस का प्रेशर है, रिजल्ट लाने का प्रेशर है, मार्क्स लाने का प्रेशर है, ठीक है। और फिर एक कहीं ना कहीं इस चीज का भी प्रेशर है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो आगे काम आ रहा है, वो काम आएगा क्या? मतलब बच्चे खुद पूछ लेते हैं सर, 10th क्लास के बच्चों की बात करता हूँ, फिजिक्स में पूछ लेते हैं सर फ्यूज, आजकल लिटरली फ्यूज लगाता कौन है? एमसीबीज आर वर्किंग, तो फ्यूज क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें? एमसीबीज पढ़ाओ ना आप हमें। एमसीबीज अब वो करिकुलम में नहीं है तो टीचर भी ये कहेगा बेटा दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, चलो इसको छोड़ो। तो इसीलिए वो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लेके आएंगे, पैट्रियटिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी है कि हम जब जन गण मन सुने तो हमें कोई बोले नहीं कि आप खड़े हो जाओ, हम खुद खड़े हो जाए वहां पर, एक वो अंदर से आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल तो सही है। वो उसके ऊपर बात करेंगे। हमारी कंट्री को महात्मा गांधी की कंट्री बोला जाता है, तो नॉन वायलेंस के बारे में बात करेंगे, ऑनेस्टी के बारे में बात करेंगे, तो ये वैल्यूज इनकलकेट किए जाएंगे। डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी। अभी 2020 में देख ही लिया हमने सर, हमने देख लिया। क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अभी हम क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात है, बिल्कुल है ना। सो द ग्लोबल इज अ स्मॉल विलेज, द होल ग्लोब इज अ स्मॉल विलेज जिसे कहते हैं। एक वुहान वायरस, मतलब एक चाइना का एक छोटा सा सिटी जहां से ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हुआ, एंड वी कैन इमेजिन कितना हम आपस में जुड़े हुए हैं कि बीकानेर जैसे सिटी में भी मेरे को भी कोरोना हो गया था, मतलब जिसका चाइना से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इट इज अ स्मॉल विलेज। सो कहीं पे भी कुछ भी होता है, अगर आज ब्राजील कहता है कि हमें अमेज़न के जंगलों को जलाना है, तो हम क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? हम भी कह सकते हैं कि हमें क्या लेना देना है, उसके देश के जंगल है, जलाए तो जलाए, लेकिन हमें पता है वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। सो व्हेन something wrong happened in a part of a village, so we are of course सर अब आपने अटैच है उससे कहीं ना कहीं। तो इसी की बात वो कह रहा है कि ये सब चीजें जो है वो इंडिया के कंसेप्ट में भी अपने को क्लियर होनी चाहिए कि वी आर प्रमोटिंग बायलिंगुअल, और यू कैन से द बेसिक मदर टंग्स आल्सो, सब कुछ कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं। और इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि इस सब चीजों के बीच में कोर जो है वो है इंडिया, और देश का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो सारा एक जैसा होना चाहिए हर स्टेट में। एकदम सर। अब इसके अंदर जो आपने कहा सर वुहान के बारे में बात करी, अभी हम लोग अगर इसके बारे में बात करें कि जो हमने वैक्सीनेशन क्रिएट करी है, वी आर प्राउड कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वैक्सीनेशन। इट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू मेनी कंट्रीज, फ्री में दे रहा है वो। हाँ, बिल्कुल, वो बांट रहा है फ्री के अंदर। तो मतलब एक ऐसी कंट्री जो हमारे आसपास है और वो कहती है अपने आप को कि हम ऐसे हैं, उसने हमें डिजीज दिया और हम उल्टा कर रहे हैं, हम वापस डिजीज का इलाज बता रहे हैं। तो we need to know about all this thing, we need to be very proud about this thing, नहीं? right, तो let's move to the next slide. I believe everyone is understanding. कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो एंड में, सेशन के एंड के अंदर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में है, हमने सर देखा कि इस साल हम में से ज्यादातर सब ने जो है, मतलब वी वर हेल्थ कॉन्शियस कि अच्छा धूप में भी बैठना चाहिए, विटामिन डी भी लेना चाहिए, और हेल्दी न्यूट्रिशन पे इतनी जोर होने लग गया हमारा, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर का खाना खाना बंद हो गया, जंक फूड बंद हो गए, और काफी कुछ हमने अपने आप को सुधारा, और हमारा एम्फेसिस होना गया कि इफ यू आर हेल्दी दिस वायरस कैन नॉट इफेक्ट यू। और जिसे कहते हैं हम सब ने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी शुरू कर दी, और वही चीज हमारा, अगर यही चीज एजुकेशन में ही हमारा पार्ट होती, जो
एम्फसाइज करते हैं, हम बचपन से हमें कहते हैं, हमारे बच्चों को समझाया जाता है कि हाथ धो के खाना खाओ और ये और वो, अगर ये पार्ट ऑफ एजुकेशन हो जाए कि बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन पे कैसे ध्यान देना है, आपकी मेंटल हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी कितनी जरूरी है, आप समझ सकते हैं। सो जैसे अपन कह रहे थे कि एक्टिविटीज इंक्लूड कर दी गई हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है सर। मेरे को, मैं जब बचपन में था तो मुझे स्कूल में एक बायोलॉजी टीचर थी हमारी, अंकिता मैम ने मुझे समझाया था कि फर्स्ट एड में पट्टी कैसे बांधनी चाहिए, रुई कैसे रखनी चाहिए, मुझे अभी भी याद है, मतलब वो बैंडेज कैसे रखनी चाहिए, उसके ऊपर पट्टी कैसे बांधनी चाहिए। सर मेरी मम्मी को नींद नहीं लगी तो भी मैं घर में आके पट्टी बांध देता था केवल प्रैक्टिस करने के लिए, केवल ये ध्यान रखने के लिए मम्मी ये भी मुझे चीज आ गई है। हालांकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़े तो उस चीज को भी मैं इंटीग्रेट कर सकूं, मेरे को आती चाहिए, ये ना हो कि मुझे वो आता ही ना हो। तो वो सब चीजें फोकस करते हुए जो हमारी सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जो डिप्राइव्ड फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, उनको भी किस तरह से हम अपने ही बीच में इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा था तो इट प्रोवाइड्स education, free education to students of age 6 to 14 years. अब ऑफ कोर्स जब ये पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, बिल्कुल नर्सरी से हो जाएगा, और उम्मीद है पूरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बहुत ही जल्दी संसद में रेजोल्यूशन या जो अमेंडमेंट होता है, सॉरी, वो लाके इसे अप्रूव करवाएगी, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू from 3 years to 18 years. तो 2030 में कह रहे हैं कि हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर every kid of India is basically educated or literate. ये कह रहे हैं 2030 तक का टारगेट लिया है इन्होंने बेसिकली, और इसको फुल फ्लेज लाने के लिए भी शायद इसी का टारगेट लिया है इन्होंने। अब यहाँ पर एक चीज और मैं सर पॉइंट डालना चाहूंगा, ये रिड्यूस वेट ऑफ स्कूल बैग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। ये भी मैंने बच्चों को ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ते देखा है, वो ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ रहे होते हैं। अब इसके दो रीजन है सर। पहला तो ये कि बिकॉज वो एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, तो उनको हर चीज बहुत भारी लग रही है, सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत भारी लग रहा है। और दूसरा है कि हाँ सही में स्कूल बैग्स थोड़े भारी हो जाते हैं। तो अब अगर वो पतली किताबें हो जाएगी, आपको एक दिन के अंदर सातों के सातों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ रहे, 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, 2 आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस चल रही है, तो आपका स्कूल का बैग का जो वेट है वो भी गिर जाएगा। और क्योंकि आप एक्टिविटी करोगे तो आपके अंदर पावर ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल मेंटेन द थिंग, राइट, है ना। और सर अब वैसे भी देखिए अपने पास में 10 days ऑफ नो स्कूल बैग वाला कंसेप्ट है। अरे वाह सर, क्या बात बताइए। तो वो 10 दिन तो बैग लेके ही आएगा बच्चा स्कूल में, तो आप क्या सिखाओगे उसको? आप प्लम्बिंग का काम सिखा सकते हैं, कारपेंटर का काम सिखा सकते हो, आप उसको गार्डनिंग सिखा सकते हैं, हाउ ही कैन कनेक्ट हिमसेल्फ विद नेचर सिखा सकते हैं। और ये पार्ट है एजुकेशन मतलब इसके लिए यानी कि इसके लिए मार्क्स दे रहे हैं। हाँ, हमें क्लब बनाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। अगर वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है या वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसका एक क्लब होगा जहां वो अपना आउटलेट मैक्सिमम जो अपना बेस्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार, सॉरी सर, मैं एक बार पिछले स्लाइड पे वापस जाना चाहूंगा। वी आर फोकसिंग वी शुड ऑफ कोर्स, आप लियाल पब्लिक स्कूल में ही हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से, वी आर फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स विद disability or we can say special child, yes, special kids कहना चाहिए उनको, बिल्कुल, children with special abilities, है ना। उनके लिए रैम्प्स भी हैं, स्कूल में टॉयलेट्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जिनके साइड में हैंडल्स भी हैं, सो दैट दे कैन कंफर्टेबली गो देयर विद रिस्पेक्ट, यू कैन से विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो ये सब चीजें जो है वो अपनी एजुकेशन की एक पार्ट होने वाली है। और ऐड करूंगा, जो हम लोग क्लब्स की बात करते हैं, वैसे भी हम लोग 2020 में स्टार्ट करने वाले थे सारे क्लब, सडनली कोरोना आ गया। तो थैंक्स टू अस की, थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम विपिन सर एंड थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ आवर्स कि हम ऑलरेडी जो चीज स्टार्ट कर रहे थे अब एनईपी के थ्रू अपने आप पूरा का पूरा वापस स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी वर हैविंग ऑल दोस क्लासेस आल्सो जिसके अंदर बच्चे ऑलरेडी रेडी हो रहे थे रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। इट विल बी इजियर फॉर अस टू मैनेज एनईपी। करेक्ट। सर अब इस पे आ रहे हैं हम लोग अगला कि इंडिया फ्यूचर एंड इंडिया लीडरशिप रोल इन अपकमिंग फील्ड्स। ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं सर हम लोग ये बात नहीं करते कि तुम्हें बड़ा हो गया यहाँ जॉब करना है, तुम्हें बड़ा हो गया वहां जॉब क्यों करना है। 2 दिन पहले ये पढ़ रहा था सर कि एक जगह पर बताया जा रहा था कि चाइना और इंडिया का जो बेसिक डिफरेंस बता रहे थे वो इकोनॉमी रिलेटेड अगर हम बात करें तो यही बता रहे थे कि चाइना के अंदर वो बचपन से जब बच्चे को ग्रो कर रहे होते हैं या जापान में जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं बता रहे होते कि तुम्हें जॉब करना है, वो उन्हें बता रहे होते हैं कि बेटा आप जो कर रहे हो उसको इतना अच्छा करो कि आप लीडर बन जाओ अपनी चीज में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताने की कोशिश हो रही है कि अब हम जो पढ़ाई करने वाले हैं नीति क्षेत्र के अंदर, वहां पे ट्राई किया जाएगा कि
इंडिया का जो 20 से 30% पॉपुलेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप ले ले, जिससे फायदा ये होगा कि 20% 30% अगर एंटरप्रेन्योर है तो एक बंदा कम से कम 6 लोगों के साथ तो काम कर ही रहा होगा। तो आप सोचो कितना बड़ा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, we are on the, you can say we will be on the other side of the table. Other side of the table now. We will be on the other side of the table. बिल्कुल now. सही है। मैं instead of seeking jobs, जैसे कि अपन देखते हैं कि इतने unemployment है और ये हुआ है, in fact we will be providing the employment to others, correct? And So कितना drastic आउटलुक चेंज होगा एक स्टूडेंट का जब वो इस सिस्टम से निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग ग्रो करी जाएगी, जिसके अंदर कोडिंग आएगा मिडिल स्टेज के अंदर, जिसके अंदर हमने और सारी बातें करी मिडिल स्टेज में, और क्या क्या आएगा, मैथमेटिकल थिंकिंग भी क्रिएट करी जाएगी, जिससे एक इनोवेटिव मेथड्स क्रिएट होंगे, पजल्स क्रिएट होंगे, गेम्स क्रिएट होंगे, जिसका रेगुलर यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे का जो दिमाग है वो तेज दौड़ेगा थोड़ा सा, और वो सिर्फ रोट मतलब बोलते हैं ना कि वही रट्टाफिकेशन, जिसे हम हाँ बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, हम लोग परेशान रट्टाफिकेशन किया हुआ था इसलिए भूल गया तू। हाँ, इसलिए भूल गया। अब क्या होगा, वो अपनी लैंग्वेज में चीजें लिख रहा होगा, और बहुत मेरे ख्याल से कई बार ऐसा भी होगा कि टीचर पढ़ के बिल्कुल ताज्जुब करेगा कि यार इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है और किस लेवल पर लिखा है। बिल्कुल 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 सही कि नहीं सर? जब आप रोड लर्निंग में नहीं हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी देखने को। बिल्कुल सही है। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, असेसमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे, ये सर मैं थोड़ा सा वापस इसको क्लियर करता हूँ। वैसे हम इसकी बात कर चुके थे कि जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो 5+3+3+4 का है। पहले 5 साल यानी कि जब बच्चा केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड कर रहा है तो उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं। तो आप सोचे जरा, बच्चा जब आई खेलने के लिए रहा है, खेल खेल में वो सीख रहा है, उसका कोई इवेल्युएशन नहीं हो रहा, और उसके बच्चे की पेरेंट्स के सामने कोई मार्कशीट नहीं प्रोवाइड की जा रही कि देखो इस बार 90-80 मार्क्स आए हैं, पिछली बार 100 मार्क्स आए थे, 2 मार्क्स इसने इस सब में कटवा दिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चीज ये क्लियर करनी चाहिए हमें, द रिजल्ट्स ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस will be used only for developmental purposes. This is very fast. Yes, बिल्कुल सही है सर। So डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब, पर्पसेस का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट क्लास की जब आपने जो भी उसका रिकॉर्ड है वो बनाया, तो अगले टीचर को जब दिया, वो नेक्स्ट क्लास में जब गया तो ये समझ में आया उस नए टीचर को कि इसका पिछला बैकग्राउंड क्या था। अच्छा। He will not evaluate the child from its report card कि रिपोर्ट कार्ड में कितने % मार्क्स आए थे। देयर विल बी समथिंग जिससे वो इवैल्यूएशन हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी अ रिपोर्ट कार्ड, दैट विल नॉट बी इन द मार्क्स फॉर्म। राइट। और वो जो रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट जब टीचर के पास गया तो उसको पहले से पता है कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक रादर देन पेंटिंग। तो वो म्यूजिक में या जो पेंटिंग है उसी का जो उसका आगे फ्लो था वो उसको कंटिन्यू कर पाएगा। वो क्लब्स की बात होगी, मतलब कंटिन्यूअस, हाँ वो कंटिन्यूअस लर्निंग हो गया ना सर, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई वो एक तरह से। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है अपने पास में, और बढ़िया चेंज है सर, बहुत बढ़िया चेंज। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। राइट सर। ओके सर, ये रहा रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशंस इन ग्रेड्स 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स को भी इन्होंने रिफॉर्म किया है, चेंज किया है। और यहाँ पर सर देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस पूरे के अंदर कि वायबल मोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एनुअल, सेमेस्टर एंड मॉड्यूलर एग्जाम्स, 2-part एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर। जैसा कि अपने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी, सेमेस्टर वाइज एग्जाम, नॉट एनुअल एग्जाम। बिकॉज हमने देखा है स्कूल में बच्चे मार्च में एग्जाम होना है, जनवरी में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पढ़ेंगे भी वही जितना इंपॉर्टेंट हो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो बाकी चीजें हैं जो नहीं आ रही एग्जाम में वो क्यों पढ़ें, वैसा एटीट्यूड ना हो, इसलिए सेमेस्टर वाइज। सो इससे एक तो सिलेबस कम हो जाएगा, थोरो रिवीजन होगा, थोरो स्टडी होगी, और एक एग्जाइटी और एक प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर कम होगा। मॉड्यूलर एग्जाम्स, द एग्जाम कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पेन एंड पेपर ओनली। उसके पार्ट्स में भी अगर पेन पेपर की एग्जाम की बात भी करें तो 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर, जैसा कि सर हमारे एनुअल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जो है वो सब्जेक्टिव है, रोटन जो रोट लर्निंग थी वो रटाफिकेशन जो है वो डिस्करेज किया जाएगा, है ना। अब उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड इजियर। अब बोर्ड एग्जाम कैसे इजी हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। 10th में बोर्ड एग्जाम है ही नहीं, 10th में बोर्ड एग्जाम है ही नहीं, अब तो 12th में बोर्ड एग्जाम्स हैं। अब 12th में एग्जाम है तो आपके पास बोर्ड एग्जाम में भी साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम, उसमें से जो आपका परफॉर्मेंस जिसका अच्छा रहा हो वो वाला आप अपनी करियर में जिसको कहते हैं उसको, उस मार्कशीट को रख सकते हैं, बेस्ट जो भी है। फिर उसके बाद में भी एक और चॉइस, जैसे अभी भी सर सीबीएसई में अभी प्रेजेंट लेट 10th क्लास में यही चल रहा है, मैथ्स 2
तरह का होता है। हाँ, एक स्टैंडर्ड और एक basic। बेसिक, हाँ, हाँ। है ना, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। स्टैंडर्ड मींस जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं मैथ्स, 11th में। हाँ मैथ्स, अगर फर्दर फ्यूचर के लिए स्टडीज के लेना चाहते हैं वो मैथ्स ले लीजिए। जिनको आगे मैथ्स आगे कंटिन्यू नहीं करना वो मैथ्स बेसिक लेके पास हो जाए, और मतलब लाइक वो। तो अब क्या है कि इट विल बी इंट्रोड्यूस टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, देयर विल बी इंग्लिश, हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस। सपोज इफ ही इज नॉट गुड एट साइंस और उसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है आगे जाके, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या म्यूजिशियन बनना वो है, सब्जेक्ट्स लेने हैं, मतलब हाँ कॉमर्स आर्ट्स तो है ही नहीं, सॉरी हम लोग कहाँ पहुंचे। कोई बात नहीं। खैर अगर उसको म्यूजिशियन बनना है तो उसको साइंस अगर इजियर पार्ट में चाहिए, इजी मैनर में चाहिए, तो वो दो पार्ट्स में, मतलब उसकी दो चॉइसेस हैं, या तो साइंस एडवांस भर दे या फिर वो साइंस मीडियम जो वो है ग्रेड है वो ले ले। तो आपके पास बोर्ड एग्जाम भी दो तरह के हो गए, मतलब साल में 2 बार हो गए 12th क्लास में। उसमें भी आपने इजी मोड या एडवांस मोड ले लिया, 2 मोड ले लिए, ठीक है। 10th के बोर्ड एग्जाम्स है नहीं, 9th में सिलेक्शन हो गया, आपने सब्जेक्ट्स ले लिए और स्ट्रीम सेक्शन पूरा खत्म हो गया। स्ट्रीम है ही नहीं, आर्ट साइंस कॉमर्स का स्ट्रीम नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी सर यहाँ पे मॉड्यूलर एग्जाम्स को मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहूंगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर स्कूल के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्म में एग्जाम ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो भी एक तरीका हो जाएगा एग्जाम लेने का कि बच्चों तुमने अगर ये चैप्टर किया है तो तुम्हें पता कितना है, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड में बताओ, कोई एग्जांपल लेके बताओ, जिससे क्या होगा बच्चा रिसर्च करेगा, सर्वे करेगा, और जब वो रिसर्च और सर्वे करेगा तो उसकी नॉलेज 1 से सीधा 10 पे जाएगी, 1 से 2 पर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने खुद ने मेहनत करी है उसके ऊपर। एंड इसीलिए उसके ऊपर जब आप मार्क्स डाल देते हो या उसको जब आप एक बोलते हैं ना पीछे से ठप्पा लगा देते हो, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्योंकि अब क्या होगा कि पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए वो ये नहीं कह पाएंगे कि हम नहीं देंगे या इससे क्या फायदा होगा हमारा, इससे क्या फायदा होगा वो तो आपको बाद में पता चलता है, इन फ्यूचर पता चलता है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है अभी, आपको वो फ्यूचर में अपने आप पता चल जाएगा। एंड बिकॉज यही पैटर्न है तो अब आपको करना है। इससे हमारे भी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जब ग्रो अप हो रहे थे ना सर, तो 12th तक हमने एक पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में गए, उसके बाद जहां जहां हम गए इंटरव्यूज देने के लिए और के लिए, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अल्लाह ये तो हमें बताया ही नहीं था, तो ये स्कूल एजुकेशन में क्यों नहीं है। अब कम से कम वो चीज हटेगी और हम वापस उस चीज में आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। की फोकस एरियाज जो हैं बेसिकली ये एक अब जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एनईपी जो लागू हुआ है उसके अंदर है गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो जनरल स्कूल करिकुलम है उनको वो उससे ज्यादा परस्यू कर सकते हैं। राइट, उससे ज्यादा। अब कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा, क्लास 3rd में हमें पता चल रहा है कि इसका जो लेवल है वो बहुत हाई है, तो हम उसको उसके अंदर परस्यू करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ये सीबीएसई कहना चाह रही है। वो कह रही है कि आप उसको उस लेवल पर लेके जाइए, आप उससे नए नए एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज कराइए, ताकि वो बच्चा आगे जाकर हमारे लिए एक क्या बोलते हैं एसेट बने इस कंट्री के लिए। ठीक है, इसीलिए देखिए सर यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स बनाइए, इनकरेज करिए बच्चों को उस क्लब्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि अगर बच्चे को 3rd में ही सपोज करिए किसी बच्चे का हमें पता चला कि भाई ये गिटार बहुत अच्छा बता रहा है, या फिर ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, या फिर ये साइंस में बहुत अच्छा है, ये डिस्कवरी बहुत अच्छी कर रहा है, तो हम उसका रियलम जो सेंस है उसको बढ़ा सकें। तो वो क्या बहुत आगे जाके हमारे लिए एसेट बन जाएगा, स्कूल के लिए भी, कंट्री के लिए भी, और अपने पेरेंट्स के लिए भी। ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस को रेगुलर करने के लिए कहा जा रहा है, जो वैसे भी हमारे स्कूल में अभी रेगुलर है। एफर्ट्स फॉर इंटरवेंशंस इन रूरल, अब ये जो पार्ट है ये रूरल एरियाज एंड ऑल, ये एनसीईआरटी, एनसीटीई और स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये वो लोग देखेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन तो, इनका एम्फसाइज यही है कि आप रीजनल या लोकल जो नॉलेज है वो भी दें। हम ये तो बता देते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हु इज द कलेक्टर ऑफ बीकानेर। हाँ वैसे नमित मेहता सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस करेक्ट। सो कहने का मतलब यही है कि वी हैव टू ब्रिज द गैप, उसको गैप को ब्रिज करना है हमें इस नए पॉलिसी के थ्रू। हाँ जी सर। गोल्स और टाइमलाइंस क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सर, ये आप बहुत आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी भी करी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सो अगर अब हम सारे सब में से ज्यादा सबके सब मन में सवाल हो रहा होगा कि ये इम्प्लीमेंट कब से होना है, इसी कौन सी क्लास से, मतलब मेरे बच्चे को क्या अफेक्ट करेगा, तो उस चीज की बात करते हैं। जो इस समय प्रेजेंटली 11th क्लास में है वो तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 12th क्लास जो नॉर्मल चल रहा है इस समय सिस्टम चल रहा है उसी में एग्जाम देंगे।
में एकदम मैं रिपीट करता हूँ, जो अभी प्रेजेंट 11th क्लास में है वो नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में जब होंगे तो प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है, जो पुराना सिस्टम है वही वो चल रहा होगा। लेकिन जो 8th क्लास में अभी प्रेजेंटली स्टूडेंट्स हैं वो 9th क्लास में जब एनरोल होंगे तो वो सब्जेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल नया सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा 2021 से इम्प्लीमेंटेड। 8 से पहले तो सब में शुरू हो ही रहा है, नर्सरी से लेकर 8 तक, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, 2021 में 2021 22 में, सॉरी, इनफैक्ट नर्सरी टू 9th, जो 9th में आ रहे हैं 8 से 9th में, उनके लिए भी नया इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल। सो जो 8th में स्टूडेंट्स हैं वो इस साल 9th में जब एनरोल होंगे तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट हो चुका होगा एंड आपको इसी के थ्रू एग्जाम्स देने हैं, इसी के थ्रू पढ़ाई करना है। तो जो भी बच्चे अभी 8th में हैं, अगर उन्होंने रूट लर्निंग की आदत डाल रखी है तो अब छोड़ दें, क्योंकि अगले साल आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम देने वाले और 10th में भी वही होगा। एंड पेरेंट्स एंड ऑल, ऑब्वियसली वी आर सिटिंग ओवर हियर, और हम भी यही चाहते थे लंबे समय से कि क्यों सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है जो किताबों में काम आता है, क्यों नहीं वो जो स्लोली बट ग्रेजुअली लाइफ में काम आता है। बिल्कुल सही। तो ये यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास 10th को अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता इन द सेंस क्योंकि वो वही पैटर्न जब 11th में, हाँ बिल्कुल वो वही पैटर्न में एग्जाम दे रहे हैं। 10th वाले भी, 11th वाले भी और 12th भी, जो मतलब अभी जो 8th में है वो इस साल 9th में जाएंगे, और वही इसको फॉलो करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। ओके, सो दिस वाज द थिंग आई बिलीव। यस सर। Thank you everyone. But I believe there are some questions which are there. तो हम participants में जाते हैं। कुछ बच्चों ने raise hand किया, ये बच्चे हैं कि टीचर्स, I don't know। हम स्टॉप शेयर करके, अब कुछ बच्चों के raise hands हैं तो हम बात कर ले उनसे, सबसे, उन बच्चों से। Just give me a second, आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए।